हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था सीएन ने ईबो को कुछ पैसे दिए थे और कहा था ईबो अगर बोर हो रहा है तो वो बाहर घूमकर भी आ सकता है। अब ये बहुत हो रहा था। ईबो ने कभी भी नहीं सोचा था कि पैसे इतनी आसानी से भी मिलते हैं। उसने बस कह दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो सेन ने कहा, रख लो। सेन जानता था पैसे साथ होने से आसानी होती है। फिर वो कुछ सोचकर ईबो की तरफ देखकर बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ और भी सिखाता हूँ। ईबो तुरंत सीखने के लिए मान गया। सेन ने ईबो को अपने सामने आने के लिए कहा। ईबो ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो सेन ने कहा, अब मुझे फॉलो करो। सेन ने बॉक्सर की जैसे पोज की तो ईबो ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तो सेन ने कहा, अब मुझे मारो। तुम्हें मारो? ईबो बोला। सेन ने कहा, चोट नहीं लगेगी, तुम बस मारो। ईबो ने मुक्का मारा तो सेन ने उसे डॉज किया और कहा, फिर से करो। ईबो ने फिर से किया तो सेन ने बस उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया। ईबो का मुंह सीधा सेन की मुड़ी हुई मुट्ठी से जाकर टकराया और अगले ही पल ईबो फ्लोर पर था। सेन ने कहा, देखा, तुम फाइट नहीं कर सकते, ये इतना आसान नहीं होता। खड़े हो जाओ। चलो पहले अपने पैरों पर भार देना सीखो और फिर ऐसे हाथ घुमाओ। तुम्हारे बाएं हाथ से तुम्हारा चेहरा ब्लॉक होना चाहिए और कोई भी फाइट करते वक्त सबसे पहले यहाँ मारना। कहते हुए सेन ने ईबो के एब्डोमेन पर एक पंच किया। माना कि वो हल्का सा था, पर ईबो मौन करता हुआ ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने जो अभी खाना खाया था उसमें से थोड़ा तुरंत बाहर निकल गया। ईवो बिल्कुल सेन के हाथ की तरफ देख रहा था, तब भी समझ नहीं पाया कि उसे पंच कैसा लगा और अब ये दर्द कर रहा था। सेन ने कहा, खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें इतनी भी ज़ोर से नहीं मारा। तो अब समझ गए ना कि तुम्हें खुद को तैयार करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। ईवो ने नोट किया। तब सेन ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो तुम्हें यह रेगुलरली करनी है। ईवो ने नोट किया। उसने डिसाइड कर लिया था वो स्ट्रांग बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपने भाई के लिए स्ट्रांग बनना चाहता है, सेन को हेल्प करना चाहता है, जैसे उस डॉक्टर और उस स्ट्रेंजर लेडी ने कहा था। इसके बाद सेन ऑफिस के लिए चला गया। वो पीछे अकेला रह गया, पर आज उसके पास कुछ काम था और उसे करने के बाद ईवो सच में बहुत ज़्यादा थक गया था। वो इतना थक गया था कि उसका बाहर जाने का भी मन नहीं था। फिर उसने सोच लिया कि वो थोड़ी सी ताज़ी हवा खाकर आए। अभी वो चलते ही जा रहा था। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे उसे कौन सा टर्न लेना है। ओह, मैं तो रास्ता भटक गया, ये वो सोचने लगा। अब अंधेरा होने लगा था और ईवो को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो सोच रहा था, मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो खुद को चपेट मार लेनी चाहिए। मैं इतनी सी जगह में खो कैसे सकता हूँ, इससे पहले तो कभी नहीं खोया और अब सिटी में आकर मैं खो गया और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि घर कहाँ है। फिर मैं किससे मदद लूँ। ईवो सर पकड़कर एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद सामने से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईवो के चेहरे पर स्ट्रीट लाइट पड़ रही थी और उसके सामने एक टॉल और डार्क बॉडी आई जिसने वो लाइट रोक ली। ईवो ने जंप करके तुरंत उस आदमी को गले से लगा लिया। तो सेन ने आंखें रोल करते हुए कहा, अब ये क्या है? ईवो बहुत डर चुका था और अभी उसे बहुत एम्बैरेस भी फील हो रहा था। सेन ने कहा, चलो, घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम चलकर भी जा सकते हैं। सेन ने ईवो से कुछ नहीं पूछा। उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ईवो के साथ क्या हुआ होगा। अब दोनों साथ में चलकर जाने लगे। ईवो अपने पहले दिन को याद कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी और ईवो के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ रही थी। अपने कुत्ते को घुमा रहे हो? ओहो, तुम तो ड्यूटी पर हो ना सीएन, तो तुम टाइम पास कैसे कर सकते हो? एम की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही सीएन और ईवो के बगल में एक कार आकर रुक गई।
एम और ब्लैक उस कार से बाहर आए। एम तो अपने जॉब पर था और ब्लैक कुछ मटेरियल खरीदने के लिए आया था। सीएन ने ईवो को अपनी तरफ खींच लिया, उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा और एम से कहा, तुम्हें बस अपने लेवल पर ध्यान देना चाहिए, देख नहीं रहे हो ये मेरा भाई है ईवो। ईवो तो कंफ्यूज होकर बस सामने वाले बंदों को देखे जा रहा था। ये लोग कौन है, ऐसे अचानक कहाँ से आ गए? सीएन उन्हें जानता है? क्या वो फाइट करने वाले हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, सीएन ने मुझे कंधे से पकड़ा हुआ है जब वो मेरी पहचान करवा रहा है। अवीबो ने भी कुछ सोचकर मुंह खोला। हेलो, मैं वांग ईवो हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एम का मुंह टेढ़ा हो गया। उसने कहा, इसके जैसा लूज़र बस तुम्हारा कुत्ता ही बन सकता है। अचानक से उनके बीच में गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ ब्लैक ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, हेलो ईवो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम तुम्हारे भाई के साथ काम करते हैं। ईवो ने भी स्माइल की। ये देखकर ब्लैक ने तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक चीज़ बाहर निकाली। स्क्रू। ओनो, कहते हुए उसने वापस से अपने पॉकेट में हाथ डाला और इस टाइम एक लॉलीपॉप बाहर निकाला। फिर मुस्कुराकर ईवो को दिया। ईवो ने एक नर्वस स्माइल के साथ सेन की तरफ देखकर उसे एक्सेप्ट किया और कहा, थैंक यू। ब्लैक ने भी ईवो की बात का जवाब दिया। दूसरी तरफ सीएन और एम आई फाइटिंग में बिजी थे, तो ब्लैक उन्हें इंटरप्ट करते हुए बोला, सीएन हम जा रहे हैं, मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, ठीक है, बाद में। कहते हुए ब्लैक ने एम को रास्ते पर तमाशा शुरू करने से पहले ही खींचकर गाड़ी में ले लिया और वो कार वहाँ से चली गई। ब्लैक एक बहुत खुशमिजाज इंसान था, जन्म से इंडियन, पर अब उसकी आइडेंटिटी बस कंपनी थी। वो थोड़ा सा सांवला था और सीएन के जितना ही लंबा, साथ में गठीला बदन जो बस वो इमरजेंसी में इस्तेमाल किया करता था। वो अपना ज़्यादातर समय मैकेनिज़्म में बिता था, गैजेट डेवलप करता और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक स्टफ बनाता। वैसे वो एक इंट्रोवर्ट नर्ड था जिसे बैकग्राउंड में रहकर काम करना अच्छा लगता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। आज तक उसने जिसके लिए भी काम किया था वो उसका क्रेडिट चुरा कर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते, पर ब्लैक को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने काम के प्रति वफादार था। अपने डार्क रूम में जाते ही, मशीन को छूते ही उसके अंदर मूड और एनर्जी दोनों आ जाते। एक बार जू, जो टॉप रेटेड असैसिन है, वो अपने मिशन पर थी। उसने एक घर का काम तमाम कर दिया था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो उसने गौर से सुनते हुए ये सोचा कि कहीं उसने कोई विटनेस तो नहीं छोड़ दिया। वो उस बंदे को ढूंढने लगी, तो पाया कि फर्स्ट फ्लोर पर एक बंदा है, ऑलमोस्ट बेहोश, क्योंकि उसने काफ़ी सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स किए थे। उसने वो सारा रूम छान मारा, उसके डिटेल्स निकाले, उसके काम को समझा और ये भी समझा कि ये बंदा अकेला है, साथ ही मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा है। सू सोचने लगी, वाह, इसने तो काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, ऐसे जीनियस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो उस बंदे के बगल में बैठ गई, फिर कुछ ट्रिक्स के ज़रिए उसे वोमिट करवा दिया और उसके बाद उसको होश में ले आई। होश में आते ही ब्लैक ने पूछा, तुम कौन हो? उसे अपने रूम में किसी लड़की को देखने की उम्मीद नहीं थी। तो जू ने कहा, मैं ग्रीम रिपर हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मर गए हो, मैं यहाँ तुम्हारी सोल लेने के लिए आई हूँ। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बंदा सोचने लगा, ओह, तो मैं सच में मर गया। अब वो अचानक से हंसने लगा, फिर बोला, पर मुझे कोई फ़र्क क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा लग रहा था उसने जो चीज़ खाई है उसका असर अभी भी उसके दिमाग पर है। वो हेलुसिनेट कर रहा था। जू ने कहा, ऑफ कोर्स ये अलग है, मैं तुम्हें हेल में ले जाऊँ इससे पहले क्या तुम कुछ करना चाहते हो, जैसे किसी से मिलना या फिर बदला लेना? बदला? वो बंदा बोला। तो जू ने कहा, हाँ, हो सकता है तुम्हें किसी को मारना हो जो तुम्हारे मौत का जिम्मेदार है। वो उस बंदे के पास झुकी और बोली, इसमें बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट में, खून के तालाब बहाना,
एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। तुम तो पहले ही मर चुके हो, राइट? तो अब तुम्हें किस बात का डर है? उसके वर्ड्स बहुत मैनिपुलेटिंग थे और ये सीधा साधा बंदा था, इंट्रोवर्ट और काम के पीछे पागल। वैसे भी उसका दिमाग सही हालत में नहीं था, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जू के पीछे ऐसे चल दिया जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। जू ने उस बंदे से एड्रेस पूछा जिससे वो रिवेंज लेना चाहता है, तो और फिर उसे लेकर वो उस जगह पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने इसी बंदे के जैसे एक और बंदे को देखा, उसी के जैसा हाइट, उसी के जैसा रंग रूप। तो उस बंदे ने पूछा, तुमने कहा था कि मैं मर गया हूँ, तो फिर ये तुम्हें कैसे देख सकता है? जू ने कहा, क्योंकि ये भी मरने वाला है, जिनकी मौत करीब होती है वो मुझे देख सकते हैं। इसी के साथ ही उसने उस बंदे के हाथ में एक गन दे दी और उसे ट्रिगर खींचने के लिए कहा, जिसके साथ ही सामने वाला आदमी अंतिम यात्रा पर निकल गया। इस बंदे ने पहली बार किसी को मारा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग कैसी है, पर ये बुरी तो नहीं थी, उसे कोई रिग्रेट नहीं था। जू ने स्माइल किया और कहा, गुड, बहुत अच्छे, इसे कहते हैं शेर का जिगरा। तुमने ज़्यादा समय नहीं लिया, ना ही कब-कबाए, ना टूट कर रोने लगे। जू ने अब उस बंदे को अपने ऊपरी कपड़े निकालने के लिए कहा और उस डेड बॉडी को पहनाने के लिए। उसके बाद उसने बहुत बार प्लेट चलाया और उस बंदे का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। फिर कुछ फाइनल टचेस करने के बाद उसने वो घर छोड़ा और सीधा हेल में पहुंची। उसने फ़ोन पर किसी से कहा, हाँ मेरा काम हो गया है, जानती हूँ मैं लेट हूँ, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है चेयरमैन, और आपको कुछ काम भी करना होगा। हाँ, कहते हुए जू ने कॉल कट किया। अब जब अगली सुबह वो उठा तो उसे पता चला वो देश छोड़कर जा रहा है किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर वो वैसे रह सकता है जैसे उसे रहना पसंद है। वो अभी भी कुछ टैबलेट्स के इफ़ेक्ट में था, तो उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है। पर अगली सुबह जब वो उठा तब एक नई ज़िंदगी उसके लिए तैयार खड़ी थी। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए न्यूज़ देखी तो पता चला वो तो कल रात ही गुजर गया है। उसके बॉस के घर में किसी ने उसे मार डाला है। और रहा सवाल बॉस का, तो पुलिस का कहना था कि बॉस ने उसे मारा और फिर वो भाग गया। तुम्हारा नया नाम है ब्लैक, जो कि तुम हो किसी के साए की तरह। ये नाम तुम्हें बहुत सूट करेगा, जू ने कहा और वो मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट भी उसे बहुत सूट कर रही थी और उस दिन से वो कंपनी का सबसे चेयरफुल पर्सन बना। एक बैकग्राउंड मैन जिसके पास खुद की लैब थी। वैसे वो कंट्रोल रूम में भी काम करता था, नए नए गैजेट्स बनाता था, पर बात बस इतनी ही नहीं थी। बाकियों के जैसे वो भी एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरा। वो भी एक बहुत अच्छा फाइटर बना। फिर कंपनी के एक रशियन टीचर की नज़र उस पर गई और उन्होंने उसे एक सिस्टम फाइटर की तरह ट्रेन किया। बैक टू द प्रेजेंट। सीएन ऑफिस में वापस आया और जब उसकी छुट्टी होने ही वाली थी उसे एम मिला, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह इरिटेटिंग स्माइल थी। उसने कहा, यो सीएन, हो गया? क्या उस रखेल के पास जा रहे हो? सीएन ने तुरंत एम का मुंह पकड़ लिया और कहा, मेरे भाई के बारे में एक और गलत शब्द निकाला ना तो मैं तुम्हें इसके लिए पे करने पर मजबूर करूँगा। सीएन की आंखें आग उगल रही थी और अगले ही पल उसने एम को छोड़ दिया। एम खांसने लगा, फिर बोला, ओहो, कितना प्रोटेक्टिव ब्रदर है। क्या रोमांस चल रहा है। सीएन तब तक वहाँ से जा चुका था, फिर भी ये सब उसे साफ सुनाई दे रहा था। एम बकवास किए ही जा रहा था। इंसान की कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, खासकर असासिन्स की, है ना? तभी एम पर मानो लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, क्योंकि एक फ्लैश के साथ ही उसके गाल पर एक कट लग गया। एम ने अपने गाल को हाथ लगाया तो उसका हाथ खून से रंग गया, साथ ही उसके चेहरे पर स्मक आ गई। इधर सेन चिल्लाया, वो कोई वीकनेस नहीं है,
वो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है साइको। इतना कहकर सेन दीवार के पीछे गायब हो गया। वहाँ से 2 लोग गुजर रहे थे। उन्होंने ये पूरा वाकया देख लिया था। वो आपस में बुदबुदाने लगे, क्या सेन ने टारगेट मिस किया? तो दूसरे ने कहा, बकवास मत करो, सेन कभी कुछ मिस नहीं करता, जाने दो, वैसे भी हमने कुछ नहीं देखा। हमने अपने पीछे के बोर्ड में घुसा वो नाइफ निकाला जो सेन ने अभी अभी उसकी तरफ फेंका था। वो बुदबुदाने लगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो सेन। दूसरी तरफ उसी रात सेन अपने घर के शॉवर में थी और नहाते वक्त खुद को थोड़ा सा प्लीज़ भी कर रही थी, साथ में सेन का नाम भी जप रही थी। नहाने के बाद वो टॉवल पहनकर बाहर आई, फिर अपने घर के लिविंग एरिया में आकर बैठी। वैसे उसका घर एक ही कमरे का था, वो भी बड़ी गंदी सी जगह पे। वैसे तो उसके पास कोई नहीं था, ना ही कोई रूममेट, ना ही कोई नेबर, क्योंकि वो जिस जगह रह रही थी वो जगह कंपनी का ही अबैंडन स्टोर रूम था। जबकि कंपनी में काम करने के लिए आई तब उसे ये जगह मिली और उसने इसे घर बना लिया। वैसे कंपनी ने उसे मैरिज गिफ्ट के तौर पर एक अपार्टमेंट भी देने की कोशिश की, पर के ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो घर चाहती थी तो बस सेन के साथ, वरना तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी थी। उसे डस्टबिन से ढूंढा गया था, मतलब उसकी माँ की मौत के बाद हॉस्पिटल वालों ने उसे डस्टबिन में छोड़ दिया था। वैसे उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल वालों ने गलत काम किया था बस डिलीवरी के बाद ही, और वो लेडी इस भयानक काम को सह नहीं सकी, गुजर गई। हॉस्पिटल ने इस बात को कवर करने के लिए ये कहा कि वो जन्म देते वक्त गुजर गई। अब फैमिली वाले इस अनाथ बच्ची को संभालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल वालों को पैसे खिलाए और कहा कि वो ही इस बच्ची का ख्याल रखे। तो ये बच्ची बिना किसी नाम किसी पहचान के इस दुनिया में आ गई। पर ज़िंदगी ने उसे चुन लिया था, इसलिए 3 दिन भूखा रखने के बाद भी वो नहीं मरी, तो नर्स ने उसे डस्टबिन में डाल दिया और फिर उसकी आइडेंटिटी बनी रिलीजन, कंपनी, ऑब्सेशन, सेन, खून, गेम और बीट्स। वो एक बड़ी खुशमिजाज लड़की थी, थोड़ी सी पागल थी। उसने अपने पूरे कमरे को सेन के पिक्चर से सजाया हुआ था, बस चलने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़कर। उसके पास एक छोटा सा बेड था, एक लैम्प, एक फ़ैन और एक कबर्ड जिसमें उसके कपड़े और बाकी का सामान रहता था। तो ऐसे ही बेड पर कूद गई, उसका टॉवल छूट गया और भी स्किन दिखने लगी। उसके ऊपर सेन का ही पिक्चर टंगा हुआ था, जिसे देखते हुए के ने अपने गालों को गुलाबी कर लिया और कहा, सेन क्यों नोटी बन रहे हो? फिर उसने उसी तरह से लेटे लेटे ड्रेस पहनना शुरू किया। फिर खुद को मिरर में झांका, बाल बन गए थे, मेकअप हो गया था। फिर उसने अपनी बेसबॉल बैट उठाई, उसका वेपन, और उसे लेकर उस रूम से बाहर चली गई, कोई गाना गुनगुनाते हुए। वैसे तो के ज़्यादातर जगह पर चलकर ही जाती थी, उसके हाथ पैर काफ़ी तगड़े थे। वो बैट को ऐसे स्विंग करती जैसे डांस कर रही हो, और किसी वजह से वो जंपिंग और रनिंग में भी बहुत तेज़ थी। अब वो चलते चलते एक बड़े से घर में पहुंची। वो एरिया एक गार्डन से घिरा हुआ था, अंधेरा था। कि बैकयार्ड के वॉल के पास आ गई, जहाँ से वो कूदकर अंदर जाने वाली थी। तभी उसके सामने एक बंदा आया। वो ब्लैक था। उसने अपना काम कर दिया था। उसने के को सारी डिटेल्स दी कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ है, अलार्म कहाँ है, कितने और कहाँ कहाँ गार्ड है। इतना बताकर ब्लैक ने हंसते हुए कहा, उन्हें लगता होगा उन पर कभी अटैक नहीं होगा। के ने हंसते हुए कहा, तुम तो जीनियस हो, तुम्हारे होते कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करने में टाइम नहीं लगता। इस पर ब्लैक ने हंसते हुए कहा, तुम भी सीख लो, फिर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, मैं आराम कर सकूँगा। सीएन को इन सब चीज़ों के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो के ने कहा, मैं तो उससे कितना कुछ सीखना चाहती हूँ, पर वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। के ने ब्लैक को पंच करते हुए कहा। ब्लैक ने भी पंच का पोस्चर बनाकर
धक्के से अपना हाथ बम्प किया, हंस दिया और फिर वहाँ से चला गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।